मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जैसे ही टैक्सोनॉमी का जो चैप्टर है वो ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रैक्टिस ईयर का जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी परीक्षा हो, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में बनेगा कि किस तरीके से आके प्रश्न पूछा जा रहा है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं जबकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहूँगा कि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और चैनल पे यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए तब जब आप वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा तब, क्योंकि पहले कोई मतलब नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ कैरोलस लिनियस वाज डिवाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर था, कौन सी कैटेगरी थी जो कैरोलस लिनियस ने अपने कैटेगरी में अलग किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीनस और स्पीसीज, दूसरा ऑप्शन है क्लास एंड ऑर्डर, और तीसरा जो सी ऑप्शन है फाइलम एंड फैमिलीज, एंड फोर्थ ऑप्शन डी किंगडम एंड क्लास। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 17/8/2021 डेट आपको ध्यान होगा कि इस डेट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रश्न का जो सटीक और सही जवाब है, कैरोलस लिनियस जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो डिवाइड किया गया था फाइलम और फैमिली। ध्यान रखिएगा, फाइलम और फैमिली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विकल्प सी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि कैरोलस लिनियस ने जो डिवाइड किया था फाइलम और फैमिलीज़ को। ठीक है, और ये कैरोलस लिनियस की बात करें तो ये स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट, टैक्सोनॉमी एंड फिजिशियन। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था, ये एक मॉडर्न सिस्टम था और इस सिस्टम में इन्होंने दो चीज़ें, आप जानते हैं कि जीनस और स्पीशीज़ को ये आगे लेके बढ़े थे और टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची जिसे कहा गया बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची में कई चीज़ें आए थे, जीनस, स्पीशीज़, फैमिली, ऑर्डर। ठीक है, और आपका क्लास, फाइलम, समझना, और किंगडम के अंतर्गत डोमेन को भी लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जवाब आपको संतुष्ट हो गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एमनियोट्स ग्रुप इंक्लूड्स। एमनियोट्स ग्रुप जो है किसमें इंक्लूड किया गया है? चार विकल्प। सबसे पहले आप एमनियोट्स क्या होते हैं ये आपके दिमाग में अगर पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एमनियोट्स का क्या मतलब है? एमनियोट्स का मतलब क्या होता है कि एक जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय आप जानते हैं कि एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है जब फीटस ग्रोथ कर रहा होता है, उस टाइम इस एमनियोटा जो मेम्ब्रेन है ये ग्रोथ करता है। इसका वर्क क्या होता है? ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन का जो है वर्कआउट करता है, खासकर भ्रूण के लिए, एम्ब्रियो के लिए। तो चार विकल्प है, एबिस, रेप्टाइल, सेकंड ऑप्शन है पीसेस एम्फीबिया
and reptiles, and third option is amphibia, reptile and aves, and fourth option is reptile, aves and mammal। चार विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे चार विकल्प में अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन जीआईसी में पूछा गया है 19/9/2021 को। तो जो एमनियोट्स वाले जो मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे मिलेगा फोर्थ ऑप्शन में। आपको ध्यान रखना है कि रेप्टाइल्स में, एविस और मैमल्स में, तो इस वजह से डी वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि एमनियोट ग्रुप में इंक्लूड होते हैं रेप्टाइल्स, एविस और मैमेलिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी के अंतर्गत ये आता है। और इसके साथ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड है। व्हाट इज ट्रू, कौन सा सही होगा। चार विकल्प हैं इसमें। पीसेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स are poikilotherms, pieces, amphibia and reptiles are Enamniata, aves, mammals and reptiles are homeotherms, और फोर्थ ऑप्शन है डी, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स आर एमनियोटा। ये भी टीजीटी बायोलॉजी का 1999 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो ऑप्शन होगा डी वाला क्वेश्चन, डी वाला रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स। कहने का मतलब ये है कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ये बार बार आने का मतलब ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में दोबारा भी ये पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे भी कि रेप्टाइल्स, एविल्स, मैमल्स आर एमनियोटा, वेल फिशेस एंड एमनियोन्स आर एमनियोटा। एमनियोट्स आर a clade of tetrapod vertebrate distinguished by the membrane protecting embryo and lack of larval stage। ये वाला स्टेज जो है ये पूरी तरह से लैक कर जाता है। और ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, एमनियोट्स कहा जाता है। ये तीन ही आप याद रख लीजिएगा, रेप्टाइल्स, एविस और बर्ड्स। रेप्टाइल्स का मतलब रेंगने वाली प्रजाति, एविस की बात करें तो बर्ड्स आएगा, मैमल्स में जितने भी मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे इसमें आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, एमनियोट्स किस में इंक्लूड नहीं हुए, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, ठीक है, बर्ड्स में और मैमल्स में। उसी से ही रिलेटेड है, लेकिन पीजीटी 2011 में पूछा गया है। पीजीटी का क्वेश्चन है तो मतलब एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एमनियोट्स यदि आपको पता है तो तीन ऑप्शन कटेंगे और एम्फीबिया इससे बाहर है, तो यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ये लगातार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इन विच किंगडम प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड बाय व्हिटकर। व्हिटकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है अपना रोल दिया था खासकर क्लासिफिकेशन में। तो इन्होंने क्या कहा था कि प्रोकैरियोटिक, ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लैक कर जाता है, ये व्हिटकर ने किस में रखा था, ठीक है, तो एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे ये राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। जब भी प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है, जब भी प्रोकैरियोटिक की बात आए तो व्हिटकर साहब ने क्या किया था, इसको कहीं और नहीं बल्कि कहाँ रख दिए थे, मोनेरा में रखा था। इन्होंने किस में रखा था, मोनेरा के अंतर्गत इसको रखा गया था। और क्योंकि प्रोटिस्टा में अमीबा था, प्लांटी में प्लांट आए थे और एनिमेलिया में एनिमल्स आए थे। जितने भी एनिमल्स वाले कैरेक्टर थे सब इसमें आपको दिखाई दिए थे, ठीक है।
तो ये आपका मोनेरा, इसको आपको सही कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 1969 में एक क्लासिफिकेशन किया गया था और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे। ठीक है, और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दो प्रजातियों को रखा गया था। और इन दोनों प्रजातियों के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि दोनों प्रजातियों में एक था आपका बैक्टीरिया और दूसरा साइनो बैक्टीरिया था। दीज आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज वी डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस। मतलब सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें तो जिससे कोशिका के अंग होते, सभी के सभी यहाँ पे सब के सब जितने भी कोशिकांग हैं वो सब यहाँ पे एब्सेंट थे, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं था और इसी वजह से इन्हें प्रोकैरियोटिक नेचर में भी रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अदर 4 किंगडम में क्या रखा गया था? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को रखा गया था। ये कैसे ऑर्गेनिज्म थे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। प्रोटिस्टा की बात आए तो यूकैरियोटिक, जब मोनेरा की बात आ जाए तो आपको सिर्फ एक और एक ही शब्द याद करना है। मोनेरा को प्रोकैरियोटिक में रखा गया, जिसमें केवल सिर्फ न्यूक्लियस की बात हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिज्म से कौन कंसर्न किया था? तो यहाँ पे 4 विकल्प है। वनली ए व्हिटकर एंड स्ट्रिकलैंड, ये 4 विकल्प में आपको वनली ए, वनली बी, वनली दोनों, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, और नन। तो यहाँ पे विकल्प में क्या सही होगा? यदि आपको कमेंट है करना है तो आप बता सकते हैं। नोमेनक्लेचर का जो ऑर्गेनिज्म था ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, वनली बी, स्ट्रिकलैंड। ठीक है, तो कंसर्न किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे भी कि स्ट्रिकलैंड वाज इंग्लिश जियोलॉजिस्ट, ऑर्थिनोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, सिस्टमैटिक। ही प्रपोज्ड ए सीरीज ऑफ रूल्स। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सीरीज ऑफ रूल्स दिया था फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन जूलॉजी, जिसे क्या कहा गया था? स्ट्रिकलैंड कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। दैट द प्रिकर्सर ऑफ लेटर कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, जो बाद में नोमेनक्लेचर कहा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। मैंने अभी आपको बताया था कि टीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न की सबसे खास बात क्या है कि 5 किंगडम के अंतर्गत 5 किंगडम में प्रोटोजोआ को किस में रखा गया था? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई और एनिमिलिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोनेरा में तो नहीं रखा जाएगा, और ये आप देखेंगे कि एनिमिलिया में भी नहीं रखा गया था। फंजाई के अंतर्गत ये फंगस इसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटिस्टा के ही अंतर्गत प्लेस्ड किया गया था। किसको? प्रोटोजोआ को, जिसमें अमीबा वगैरह आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा। अगला यहाँ पे आप कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ आखिर क्यों रखा गया था, 5 किंगडम के अंतर्गत आखिर क्यों रखा गया था। तो प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट व्हिटकर ने 1969 में किया था। ही डिवाइड लिविंग थिंग इन 5 किंगडम। 5 थे, एक आपका प्रोटिस्टा था, ठीक है, दूसरा आपका फंगस था, तीसरा जो कैरेक्टर था एमोनेरा, और चौथा आपका एनिमिलिया, और 5वां जो है प्लांटी के अंतर्गत रखा गया। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत वो कौन कौन से कैरेक्टर थे जिसको इंक्लूड किया गया? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स। मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर, जो पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में रहता है। और कुछ जो है मोइस्ट प्लेसेस में रहते हैं। दे हैव, जहाँ पे
और इनके बाद आपका अगला पॉइंट है दे हैव स्यूडोपोडिया, इनके पास क्या था स्यूडोपोडिया, पूरी तरीके से पैर नहीं था मूवमेंट करने के लिए, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहा जाता है। फ्लैजिला भी या सीलिया फॉर द मूवमेंट, ये इनके पास था, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटोजोआ क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना मूवमेंट करते थे। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड फैमिली, स्पीशीज, डिवीज़न, किंगडम। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में हाईएस्ट कैटेगरी ध्यान रखना है। 2 तरीके से टैक्सोनॉमी से इससे बन सकता है। 2 क्वेश्चन वो कौन से हैं, एक हाईएस्ट और एक दूसरा लोवेस्ट। हाईएस्ट में आपका ये बिहार में पूछा गया है, पीजीटी में 2019 में पूछा गया है। तो हाईएस्ट कैटेगरी की जब भी बात किया जाए तो आपका ये डी वाला विकल्प सही हो जाए। कौन सा, डी वाला जो विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यही चीज़ थोड़ा सा और अगर हम बदल दें, लोवेस्ट कैटेगरी, ध्यान रखिएगा, लोवेस्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, स्पीशीज आएगा। क्या आएगा, स्पीशीज आएगा। तो लोवेस्ट कैटेगरी के लिए क्या होगा, स्पीशीज, और हाईएस्ट कैटेगरी के लिए आपका किंगडम हो जाएगा। बिहार पीजीटी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कैटेगरी में 7 मेन ऐसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाए गए। कौन कौन था, फाइलम था, उसके बाद डिवीज़न, फाइलम प्लांट एनिमल के लिए रखा गया था, और डिवीज़न की अगर हम बात करें तो ये प्लांट के लिए क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द हियरार्ची, और इसी कैटेगरी को क्या कहा गया था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक कहा गया था। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक इस वजह से कहा गया था कि यहाँ पे जो कैरेक्टर स्टेप बाय स्टेप क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया, और इनके जो कैरेक्टर्स थे वो अपडेट और किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विकल्प के आधार पर डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किससे बिलोंग करता है। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा दरअसल रखा गया था, मोनेरा के अंतर्गत रखा गया था। क्यों, क्योंकि मोनेरा में ही सारे क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे, और इस प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जितने भी माइकोप्लाज्मा सब इनको रखा गया था। मोनेरा के अंदर माइकोप्लाज्मा को रखा गया था, और इस कैरेक्टर की वजह से ये किस नेचर में था, प्रोकैरियोटिक में था। कैसा था, प्रोकैरियोटिक था। कैसा था, प्रोकैरियोटिक था मोनेरा। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखो इसके बारे में भी, जैसे कि अमीबा को रखा गया था, प्रोटोजिया को रखा गया था, और फंजाई के अंतर्गत फंगस को रखा गया था। किसको रखा गया था, फंगस को रखा गया था, और प्लांटी में प्लांट को रखा गया था। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे आप जो लोग हमारे इस वीडियो पे नए हैं वो जाके एक बार ज़रूर पूरा का पूरा सिलेबस देख लीजिए। खासकर टैक्सोनॉमी जो कंप्लीट चैप्टर है, 6 सेशन में हमने इसको कंप्लीट कराया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोनेरा के अंतर्गत इनको रखा गया। ये प्रोकैरियोटिक नेचर को शो करता है, ठीक है। और इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ पे न्यूक्लियस, और इसी वजह से इनको मोनेरा में भी रखा गया था। मोनेरा की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पे 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे क्या कर जाते हैं, लैग कर जाते हैं, ठीक है। लाइसोसोम, प्लास्टिड सेंट्रोसोम, और रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन आर बडिंग। तो ये आप देख रहे होंगे इनका स्ट्रक्चर है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, सॉल्युबल प्रोटीन है, सॉल्युबल आरएनए पाया जाता है, और यहाँ पे डीएनए भी होता है। ये इनका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लाइपोप्रोटीन इनका जो बाहरी वाला जो मेम्ब्रेन होता है ये कवर करता है, और इसके अंतर्गत ये जो आपको दिख रहे हैं इसे हम सॉल्युबल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। सॉल्युबल आरएनए भी इसमें पाया जाता है और डीएनए भी,
तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब बेसिक जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। सबसे खास बात कि 70S राइबोसोम ये पाया जाता है। जब आप एक्सप्लेनेशन देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक्सप्लेनेशन से आपको और भी नए क्वेश्चन कुछ आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, 4 विकल्प हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डार्विन एंड सेकंड ऑप्शन लैमार्क एंड थर्ड ऑप्शन सी लिनियस एंड फोर्थ ऑप्शन डी क्यूवियर। पीसीएस प्री 1994 में ये प्रश्न पूछा गया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। 4 विकल्प हैं, यदि आपको पता है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कवर्ड किया गया था लीनियस के द्वारा। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है और इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है जिससे हम बताएं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर जीनस और स्पीशीज़ को लिया गया था और इसी वजह से ये जो सेक्शन था, इसी वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से इसे बायनोमियल कहा गया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। एक होता है आपका जीनस होता है और दूसरा जो कैरेक्टर है स्पीशीज होता है। क्या होता है? स्पीशीज। चलिए अगला क्वेश्चन। एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोफोर आर कॉल्ड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ब्लास्टोपोर माउथ के अपोजिट जो है कौन सा डेवलप हो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 4 विकल्प हैं और यूपी पीसीएस प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। तो प्रोटोस्टोमियम, पैराजोआ, ड्यूटेरोस्टोमियम, प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्लास्टोपोर के अपोजिट जो है ड्यूटेरोस्टोमिया होता है। ये वाला जो विकल्प है यही सही होगा, क्योंकि प्रोटोस्टोमिया इसी 2 में कन्फ्यूजन होता है। वो दोनों तो इस क्वेश्चन के दूर हैं, इसका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी ब्लास्टोपोर की बात आए, ठीक है, तो ये जो क्या करता है, ये एनस के लिए डेवलप करता है, एनस के लिए डेवलप करता है। और ये किसके लिए होता है? माउथ के लिए होता है। ये माउथ का डेवलपमेंट करता है और ये एनस का डेवलपमेंट करता है। खासकर ड्यूटेरोस्टोमिया की बात करें और प्रोटोस्टोमिया क्या करता है? ये माउथ का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। ये यूपी पीसीएस प्री 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप विकल्प में भी देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमिया। क्या क्वेश्चन था आप एक बार देखिए। एनिमल इन विच द माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमिया। एनिमल इन विच डिफिनिट माउथ डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, प्रोटोस्टोमिया। और Protostomes are primitive invertebrate will ड्यूटेरोस्टोम्स इंक्लूड कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा, इसमें इंक्लूड होता है खासकर ड्यूटेरोस्टोम में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत जो ड्यूटेरोस्टोमिया है वो कॉर्डेट और इकाइनोडर्मेटा दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा आपको इसके बारे में बताना है। अरिस्टोटल, लैमार्क, डार्विन और लिनियस। टर्म बायोलॉजी ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टर्म बायोलॉजी पूछा जा रहा है, तो इस वजह से इसका शब्द का जो मतलब है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो लैमार्क ने किया था। कौन किया था? लैमार्क ने किया था। जबकि अरस्तू को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया था और इन्होंने
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और इन्होंने डार्विन थ्योरी दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने कहाँ पे अपना योगदान दिया था। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान रखना है कि हर्बीवोरस सी मैमल्स, ठीक है, ऑर्डर किस ऑर्डर में रखा गया ये आपको ध्यान रखना है। फोलियोडोटा, सिटेसिया, सिरीनिया और आर्टिडैक्टिला। ये यूपी पीसीएस प्री 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे जो विकल्प है सिरीनिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रख लेना है। सिरीनिया जो है इसका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि सिरीनिया जो है एक ऑर्डर है और इस ऑर्डर में जितने भी हर्बीवोरस थे, हर्बीवोरस मैमल थे, हर्बीवोरस का मतलब हरे भरे जो चीज़ें खाते थे उनके लिए था और वही इनको रखे थे। ठीक है, कैसा लग रहा है ये वर्कआउट जो है, इस पर आप थोड़ा सा अपनी राय ज़रूर रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में भी देख लीजिए थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन की खास बात क्या है कि हर्बीवोरस के अंतर्गत जो ऑर्डर था सिरीनिया को रखा गया था। एग्जाम्पल मैनेटी, डुगोंग और सीकाओ। जबकि स्केली इंटीरियर की बात करें तो फोलियोडोटा में रखा गया था। ये पेंगोलिन और मैनिस यहाँ पे थे। ओमनीवोरस कैरेक्टर कार्निवोरस वाले थे, जिसमें कैट और डॉग था। हूफ्ड मैमल्स जो कि हर्बीवोरस थे, आर्टिडैक्टिला था और इसमें बफेलो को, एंटीलोप को, कैमल और सीप को रखा गया था। ठीक है, प्रोटेरोस्पंजियो बिलोंग टू द सब क्लास। प्रोटेरोस्पंजियो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे फाइटोमास्टिगोफोरा, जूमास्टिगोफोरा और डेमोस्पंजिए और क्रेटोसा। यूपी पीसीएस प्री 2006 में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे प्रोटेरोस्पंजिया को किस में रखा गया था ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं। फाइटो प्लांट से रिलेटेड है नहीं, तो प्रोटेरोस्पंजिया की अगर हम बात करें तो जूमास्टिगोफोरा में रखा गया है, एक तरीके के सब क्लास था। ठीक है, तो बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो जूमास्टिगोफोरा था इसमें प्रोटिस्टा को रखा गया था। ऑर्गेनिज्म विद द ग्रुप हैव स्पेशल एलोंगेटेड बॉडी विथ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। प्रोटेरोस्पंजिया इज द कनेक्टिंग लिंक। ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन, द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर द जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वैरायटी, देयर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे सबसे इनका जो आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्टिंग सीक्वेंस कहाँ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सेट करना होगा कि सबसे पहले कौन सा। यहाँ पे देख लीजिएगा कि सबसे जो छोटा है वो स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ किस में है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्पीसीज़, ये वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा। आइए और चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जीनस, स्पीसीज़ के बाद क्या आएगा, जीनस आता है, पीछे से चलेंगे। ठीक है, इसके बाद जीनस, स्पीसीज़। ठीक है, फिर वैरायटी की बात करेंगे। वैरायटी विकल्प में देखिए कौन सा, यहाँ पे जीनस, फैमिलीज, स्पीसीज, ऑर्डर, वैरायटी, द करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में अगर आपको पता हो तो बताइए, सेट करिए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प हैं। द कॉमनेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है जीनस है, सेकंड है फैमिली है, स्पीसीज है, ऑर्डर है, वैरायटी है। तो विकल्प के तौर पे
तीसरा और पहला और इसके बाद दूसरे नंबर आएगा, क्योंकि यही वाला सही होगा, फैमिलीज आ जाएगी, फैमिली आएगा। ठीक है, फैमिली के बाद जो विकल्प में अगर हम आपको बता दें, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर आएगा, और फिर आपका वैरायटी आएगा। ठीक है, तो इस वजह से विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प के तौर पे ए वाला जो विकल्प है यही सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैंने आपको बताया था कि किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम या डिवीज़न, फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस और वैरायटी, ये कैरेक्टर होते हैं 5, और इन्हीं को आपको स्मॉलर सीक्वेंस से करना है। तो नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठाने का मतलब सबसे पहले जो कैरेक्टर्स है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर का, फिर उसके नीचे से चलना है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि फाइलम, डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर और फिर फैमिली। ठीक है, ट्रिब, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज, वैरायटी। तो यहाँ से हमने आपको उठाया था, ये आया था, यह आया था, फिर ये था, और फिर ये ऑर्डर था, फिर क्लास था, फिर डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद ये किंगडम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू सेम क्लासिक कौन बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, डॉग फिश, फर्स्ट ऑप्शन में डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, फ्लेटिस, और ग्लो वार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, और थर्ड ऑप्शन है सी अर्चिन है, सी से कुम्बर है, सीफेन, सी लियन, और सेंटीपीड, अर्थवार्म, कैटरपिलर और शिप वार्म। 4 विकल्प में आपको बताना है कि विकल्प के तौर पे कौन सा सही होगा। ध्यान रखिएगा कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो 4 विकल्प में मैं आपको बता दूं कि 4 विकल्प में सबसे जो सेम क्लास की अगर हम बात करें तो यही वाला मैच कर रहा है। ग्लो वार्म है, सिल्क वार्म है, ठीक है, और हाउस फ्लाई है, बेड बग है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग रख लगा और आपको याद होगा। ऐसे प्रश्न तभी आप कर पाएंगे, वरना कन्फ्यूज़न से आप पहला भी लगा सकते हैं और तीसरा भी लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पे जो बी वाला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए कि ग्लो वार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई, बेड बग आर द एनिमल ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा से ये बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो जॉर्ज क्यूवियर, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। फॉसिल्स का एविडेंस के बारे में अगर हम बात करें, ये एवोल्यूशन के संपर्क में था। तो इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था आप इसके बारे में जानते हैं? जॉर्ज क्यूवियर थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हालांकि टीजीटी में भी और पीसीएस प्री 1997 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो जॉर्ज क्यूवियर ने किया था। ठीक है, इसके बारे में ये डेट भी याद कर लीजिए और दोनों चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी फॉसिल्स की बात आए, जब भी फॉसिल्स का मुद्दा है, वहाँ पे सिर्फ आपको क्यूवियर के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, कट जॉर्ज क्यूवियर वाज द फर्स्ट टू रियलाइज दैट फॉसिल वेयर ऑर्गेनिक रिमेन ऑफ द एक्सटिंक्ट एनिमल्स बिकॉज ऑफ हिज वर्क। ये फॉसिल्स का बारे में इन्होंने बताया था। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। इसी वजह से इनको क्या कहा गया था? फॉसिल्स का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान था जिसे पैलेंटोलॉजी कहा गया था, ये जॉर्ज क्यूवियर थे। इस वजह से विकल्प के तौर पे बी वाला जो ऑप्शन है सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से किसकी उत्पत्ति हुई है? ये पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया है। 4 विकल्प हैं, पोरीफेरा है, एनिलिडा है। 4 विकल्प में पोरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का
ऑल ऑफ द एबव। यूपीपीसीएस प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आपको बताना है लैटिन वर्ड। ये आपको ये वाला जो शब्द है इसको आपको दिमाग में रखना है कि ये लैटिन वर्ड्स की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा भी क्या है, लैटिन वर्ड है। एनुलस, पोरीफेरा के बारे में आप जानते हैं कि ये ऐसे एनिमल जो पोर बियरर एनिमल्स हैं, जिसके बॉडी में पूरी तरीके से छेद ही छेद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा। एनिलिड की बात करें तो एनुलस रिंग कहा जाता है एनिलिडा को, ठीक है। यहाँ पे अर्थवार हम लोग पढ़ते हैं। मोलस्का की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, लैटिन वर्ड से ओरिजिन इनकी हुई है। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, ये डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा जाएगा। कैसा लग रहा है कमेंट और क्वेश्चंस आज का, ये आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सारे के सारे कैसे हैं, लैटिन वर्ड वाले हैं। और पोरीफेरा को क्या कहा गया, पोर बियरर कहा गया है। और ये सब के सब कैसे होते हैं, सब के सब लैटिन वर्ड वाले टर्म हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक थी, जो डार्विन के द्वारा पब्लिश की गई थी, टीजीटी बायोलॉजी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। 1859 में सबसे पहले इसके बारे में बताया गया था डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया था, डार्विन के द्वारा बताया था, डार्विन के द्वारा बताया गया था। कब बताया गया था, 1859 में, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड 1859। द वर्क इज ए वर्क ऑफ ए साइंटिफिक, ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक जो साइंटिस्ट लिटरेचर बाय द चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने 24 नवंबर 1859 में किया था। केवल आपको ये याद रखना है और ये भी याद रख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे कुछ और बुक्स के बारे में है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में से नेचुरल सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, जो है लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्ट्रगल फॉर संघर्ष के साथ ही बढ़ सकते हैं, ये इनकी पुरानी थ्योरी है। और आम तौर पे देखा जाए तो हमारे लोगों में भी यही होता है। द बुक लेस फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूटरी बायोलॉजी बाय इंट्रोड्यूसिंग द थ्योरी थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, ध्यान रखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन, पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नाम की चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कार्लस लिनियस, सिस्टमा नेचुरी, विलियम पहले नेचुरल थियोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एप्लासिया बिलोंग टू द क्लास। एप्लासिया किससे बिलोंग करता है, चार चीज़ें हैं एप्लासिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना। एप्लासिया कई बार पूछा भी गया है कि सबका किस क्लास से बिलोंग करता है। चार विकल्प हैं और इन चार विकल्प में आपको बताना है कि एप्लासिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है एम्फियोनिरा है, सेकंड है गैस्ट्रोपोडा है, बाइवाल्विया है, सिफेलोपोडा है। तो ये जो गैस्ट्रोपोडा है यही बिलोंग करता है खासकर एप्लासिया से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला, अगर यहाँ पे जूनियो की बात करें तो वो बाइवाल्विया से बिलोंग करता है। सिफेलोपोडा के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। इसको आप जो है यूपीपीसीएस प्री 1996 में ये प्रश्न पूछा गया, तो एप्लासिया किससे बिलोंग करता है, गैस्ट्रोपोडा से, ठीक है। एम्फियोनिरा की बात करें, एम्फियोनिरा के बारे में आप जानते हो तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये काइटॉन से बिलोंग करता है। गैस्ट्रोपोडा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लासिया बिलोंग टू द फैमिली एप्लासिडियई इन द मैराइन गैस्ट्रोपोड मोलस्क। इट हैज़ पैरापोडिया। एप्लासिया गैस्ट्रोपोडा। ऑक्टोपस की बात करें तो ये सेफेलोपोडा से बिलोंग करता है, ठीक है। यूनियो की बात करें तो बाइवाल्विया, और चिटान की बात करें तो एम्फीन्यूरा, ठीक है। ये चार हैं, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सब कॉन्सेप्ट था किसमें सबसे पहले दिया गया था, ये आपको बताना है। चार विकल्प हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सिस्टेमा नेचुरई, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटैनिका। ये टीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया। कब पूछा गया है? 2009 में। तो इसके बारे में आप अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। चार विकल्प हैं, चारों विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है, ठीक है। लीनियस ने जो पब्लिश किया था अपना जो कॉन्सेप्ट, हमने अपने क्लास में भी बताया था। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि शायद पहली दूसरी क्लास थी कि सिस्टेमा नेचुरई, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटैनिका। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, जेनरा प्लांटेरम ये एक ऐसी वृक्ष जिसका बेंथम और हुकर ने किया था जेनरा प्लांटेरम में। स्पीसीज प्लांटेरम भी इन्हीं की किताब थी, ठीक है। लेकिन आपको जेनरा प्लांटेरम यही वाला किताब आपको नोट कर लेना है। जेनरा प्लांटेरम के ही अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जब पूछा जाएगा तो आप बेंथम और हुकर मारेंगे, और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो जेनरा प्लांटेरम ही आपको सही करके आना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो कहा है बी वाला स्पीसीज प्लांटेरम। चलिए, स्पीसीज प्लांटेरम इन्होंने किस आधार पे कहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि कैरोलस लीनियस ने इनको भी लिखा है, ठीक है। और प्रोनोमियल सिस्टम ऑफ एनिमल की अगर हम बात करें तो ये भी लीनियस के ही द्वारा किया गया था। स्पीसीज प्लांटेरम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट पब्लिश इन 1753। तो ये डेट के आधार पे अगर किया जाए तो आपका जो विकल्प है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाले में कौन सा है? स्पीसीज प्लांटेरम, ये वाला। इनके हिसाब से ये सही होगा। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी हायर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको जनरल प्लांटेरम आपको सही करना है, और ये बेंथम हुकर ने भी इस बुक को लिखा है। तो यहाँ पे इस डाटा को आप नोट कर लीजिएगा। और फिलोसोफिया बोटैनिका एक ऐसी किताब है जो इनके द्वारा कैरोलस लीनियस ने ही अपना फर्स्ट टेक्स्ट बुक और डिस्क्रिप्टिव सिस्टम ऑफ बॉटनी एंड बॉटनिकल लैटिन को लिखा था। बुक का नाम है फिलोसोफिया बोटैनिका। जनरल प्लांटेरम की बात करें तो ये 1753 में लिखा गया था, ठीक है। और सिस्टेमा नेचुरई की कब लिखा गया था? 1758 में, और ये 1753 में, इसी वजह से इसको सही माना गया है। फर्स्ट अगला क्वेश्चन है, द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाय। चार विकल्प हैं, जॉन रे हैं। अगर आपको पता है तो अपना जवाब आप लिख सकते हैं। जॉन रे, मेयर, जे हक्सले और सी लीनियस। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आप क्या सही करेंगे? जॉन रे, ध्यान रखिएगा। जॉन रे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले स्पीसीज के बारे में बताया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ड की बात किया जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जॉन रे ने ही सबसे पहले आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीनियस ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर और हक्सले ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म दिया, और जॉन रे ने आपको बता दिया हूँ
कि इन्होंने सबसे पहले बॉटनी और जूलॉजी का जो मोनोकोटिलियन और डाइकोटिलियन को इन्होंने डिवाइड किया था, और स्पीसीज का लार्जेस्ट ग्रुप ऑर्गेनिज्म इज टू इंडिविजुअल कैपेबल रिप्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग टाइपली यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इन्होंने क्या किया था, सबसे जो लार्जेस्ट स्पीसीज थी उसको इन्होंने अलग किया था। तो ये आज का फर्स्ट ऑप्शन इस वजह से सही हो जाएगा। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम एग्जिबिट बाईलैटरल सिमेट्री। ये टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? टीजीटी बायोलॉजी 2009 में प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प हैं, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का और प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये आपको देखना है। यहाँ पे 4 विकल्प में डी वाला बायोलैटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें, एक ऐसी बॉडी जिसको सही से 2 भागों में डिवाइड किया, जैसे आपने देखा होगा कि बाईलैटरल सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसी लैटरल बॉडी जो सीधे सीधे 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री। और इनका जो स्टार्टिंग है प्लेटीहेल्मिन्थीज से होता है, ठीक है। बाकी एसिलोमेट और सीरोसिलोमेट, सीलोमेट की बात करें तो यहाँ पे एसिलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थीज, सूडो प्लेटीहेल्मिन्थीज में एस्टीहेल्मिन्थीज आएगा, और सिलोमेट में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, ये सारे आते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना, विकल्प पे डी सही हो जाएगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यहाँ पे आपको टीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। डी कैंडोली थे, हुकर और लिनियस और एरिस्टोटल। 4 विकल्प में आपको बताना है कि कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया था। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में आपको बताना है लिनियस, एरिस्टोटल, हुकर और डी कैंडोली। तो यहाँ पे जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की जब भी बात आए तो डी कैंडोली को कहा गया। किसको कहा गया था? डी कैंडोली को कहा गया था। तो विकल्प के तौर पे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अच्छा लीनियस ने, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है लीनियस को कहा गया था, टर्म कैंडोली ने दिया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन। और इस वजह से यहाँ पे देखेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस थे और अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया, ठीक है, एंड जूलॉजी। टैक्सोनॉमी ऑफ नेचुरल सिस्टम गिवन बेंथम और हुकर ने दिया था, ठीक है। और एपीडी कैंडोली इन्होंने, हाँ, एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने टर्म दिया था, ठीक है। तो इसको आपको सी वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ऑल ऑफ द। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें शो करता है, ये आपको बताना है। रिट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस का जो विकल्प है इसमें 4 है। ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। 4 विकल्प हैं, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और ऑल ऑफ दीज। क्या चारों विकल्प सही होंगे या कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। 4 विकल्प हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे चारों विकल्प में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। अभी तक जो उतना भी आज हमने कॉन्सेप्ट बताया, जितने भी बताए, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट थे, सब के सब जितने हमने आपको नोट्स से, जो हमारे क्लास में जो नोट्स था, उन सभी से ये हुआ है, ठीक है। चलिए, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द यूरोकॉर्डेटा। 4 विकल्प हैं, देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देता है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्प की अगर हम बात करें तो ये कई बार अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है, बिहार में भी पूछा गया है और पीजीटी बायोलॉजी 2013 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। जो बच्चा जान रहा हो कमेंट करिए, हम बताएंगे इसका जवाब, लेकिन
थोड़ा सा देख रहे हैं कि कौन पहले जवाब देगा। ठीक है, 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्प में कौन सा सही होगा यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए अभी तक जवाब नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा कैरेक्टर है जो किससे बिलोंग करता है, यूरोकॉर्डेटा से। किससे बिलोंग करता है, यूरोकॉर्डेटा से ये बिलोंग करता है और इस वजह से ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोकॉर्डेटा, ध्यान रखिएगा, यही एक ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विकल्प ये सही हो जाएगा क्योंकि और जो है ये लार्वा का शो करता है एडवांस कैरेक्टर ड्यूरिंग द लास्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड द एडल्ट इट डीजनरेटेड विथ प्रिमिटिव कैरेक्टर मेटामॉर्फोसिस इज चेंज ऑफ दैट जुवेनाइल लार्वा अंडरगो इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम द लार्वल स्टेज टू एडल्ट। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है लार्वा की तरफ बनेगा, लार्वा के बाद ये जो है स्किन का ग्रो कर जाता है और इसके बाद जो है टेल बिकम शॉर्टर होते हैं, फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि ये एडवांस कैरेक्टर शो करता है डेवलपमेंट के समय। चलिए अगला क्वेश्चन अगले दिन होगा और नेक्स्ट टॉपिक टुमारो टैक्सोनॉमी पार्ट 2, कल इसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कर फिर मुलाकात होगी हम लोगों की और एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट ज़रूर करिए और इसके बारे में आप ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आज का ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जिम्मेदारी से पढ़ते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी क्लास हैं सभी क्लास में, सभी लेक्चर में, सभी का जो टॉपिक टू टॉपिक हम इसको ख़त्म करेंगे और बहुत इसके बाद जो टॉपिक होगा वायरस का, पहले इसका क्वेश्चन करा दें, फिर वायरस के टॉपिक को हम टच करेंगे, फिर उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए चैनल नए वीडियो के साथ और एक नए अपडेट फॉर्मेट के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।